जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट और सी टेट से जितने भी टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन के, चाहे वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर सी टेट और यूपी टेट हो, मैंने उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग या उपरोक्त सभी। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जो विभाग जारी करता है उनमें केंद्रीय जल आयोग भी है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी है, जल संसाधन विभाग भी है। यानी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पाराद्वीप या फिर विशाखापट्टनम। तो पूर्वी तट का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। मूलभूत अधिकार किसके लिए हैं? तो वो है नागरिकों के लिए। तो नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सबसे सही उत्तर है, यानी ऑप्शन जो है चौथा हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की स्थापना के समय मूलभूत अधिकारों की जो संख्या थी वो थी 7, बट 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों से अलग कर दिया गया। वह एक विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। वर्तमान में मूलभूत अधिकारों की जो संख्या है वो है 6, और ये कौन से भाग में निहित है? तो भाग 3 में निहित है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्लियर है? तो देखते हैं अगला प्रश्न। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या उपयुक्त सभी। भोपाल गैस आपदा दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। कब? दिसंबर 1984 को, जिसमें वहां की पेट्रो रसायन कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पहला, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम यानी विषय शामिल नहीं है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय हैं उसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, बट व्यावसायिक शिक्षा जो है वो नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र भी शामिल किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? अंकों के आधार पर स्वास्थ्य, योगा, संगीत या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अंकों के आधार पर सिर्फ उन विषयों की शिक्षा ली जा सकती है जो तथ्यपरक हो। मूल्य परक की अंकों के आधार पर परीक्षा नहीं ली जा सकती। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये मूल्य परक हैं। तो ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण कौन सा है? भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या भूस्खलन। तो मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का जो उदाहरण है वो है रासायनिक आपदा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। भूकंप, सुनामी और भूस्खलन ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार या खसरा। तो इन ऑप्शंस में से अतिसार जो है वो जल जनित रोग है, ये जल प्रदूषण के द्वारा फैलता है। यह दूषित पानी पीने से होता है और इसे डायरिया नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है?
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो है ओजोन गैस। यह गैस किस परत में पाई जाती है, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समताप मंडल में, किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। और ओजोन गैस को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो क्लोरीन गैस से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो शुक्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यह आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। सुबह और शाम को आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए ही इसे सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी किससे जल प्रदूषण नहीं फैलता? औद्योगिक अपशिष्ट या कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या अपशिष्ट या खनन अपशिष्ट? इनमें से औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा भी जल प्रदूषण का स्रोत है, रेडियोधर्मी कचरा भी और कृषि जनित कचरा भी। बट जो खनन अपशिष्ट है वो जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह? तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो वो है ग्रीन ओलंपियाड, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो किया जाता है वो TERI द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? TERI के द्वारा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4500 मीटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना या इनमें से सभी? तो ग्राम पंचायतों का कार्य ये तीनों ही है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा, ये सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 10 जून, 5 जून, 30 जून या 2 जून? देखो पूछने का तरीका हर बार बदलता है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करना है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तिथि को पर्यावरण मुद्दे पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? किस तिथि को और कहां पर, दोनों पूछा गया है। किस तिथि को? 1972 में। और कहां पर? स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कटीली झाड़ियां कहां पाई जाती है? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु प्रदेशों में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में, शीतल यानी ठंडे ध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में। इन प्रदेशों में पानी की कमी के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कटीले और झाड़ी युक्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाढ़ एवं सूखा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कई प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अधिक वर्षा आदि। ये सभी की सभी घटनाएं होती है जब पर्यावरण अपघटन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवशेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, बर्फ या जलवाष्प?
देखो जल चक्र को तो आपने पढ़ा ही होगा। जल चक्र में जल जो है वो जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। तो जब जलवाष्प वायुमंडल में अवशेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्षा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि अपरदन या शरण। तो पर्यावरण समस्या इनमें से कौन कौन सी है? जल का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। बट जल संरक्षण कोई पर्यावरण समस्या थोड़ी ना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आग्नेय चट्टानें, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब ठंडा हो जाता है तो उनसे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। याद रखना है कौन कौन सी है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। देखो सबसे ज्यादा उत्तरदायी पूछा है तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखो ग्रीन हाउस ऐसे कांच के घर को बोलते हैं जिसकी दीवारें हरे रंग के कांच से बनी होती हैं, जिसमें प्रकाश अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ये क्रियाविधि जो है वो ठंडे देशों में अपनाई जाती है जिससे पौधों को उचित ताप मिल सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं। देखो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है, ताकि बच्चे जो है या फिर लोग जो हैं या फिर भारत के नागरिक जो हैं वो भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जुड़ सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहते हैं? चाय, कपास, जूट या रबड़। तो स्वर्णिम रेशा जो है वो कपास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या मैंग्रोव वन, यानी इनमें से कौन से वन समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन जो है वो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो गैस संबंधित नहीं है वो है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस में जो प्रमुख गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और जलवाष्प। ये प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार। देखो मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जैसे मिट्टी, समुदाय, जनसंख्या, परिवार, संचार आदि। ये सभी के सभी जो है वो मानव पर्यावरण के घटक हैं। तो इनमें से जो धर्म है वो मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए। केदारनाथ अभयारण्य आपको पता है कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड में कहाँ स्थित है तो वो चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के नाम पर ही इसका नाम केदारनाथ अभयारण्य रखा गया और यह कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट, सी टेट और BEd एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे पूरी उन्हें क्लियर करने में। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।